हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के 3 ऐसे आर्टिकल जो हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए नीडफुल है, इम्पोर्टेंट है और ये बोथ प्रीलिम्स और मेंस के लिए जरूरी भी है। तो पहला आर्टिकल है ये है जीपीएस स्पूफिंग के ऊपर। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब होता है कि फॉल्स जीपीएस सिग्नल जो ट्रांसमिट करते हैं एयरक्राफ्ट को, लेकिन इसके वजह से एयरक्राफ्ट को मिसलीड किया जाता है उनके नेविगेशन सिस्टम में। अब जीपीएस मतलब ये क्या होता है, वो नेविगेशन से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल है। अब हम देखते हैं इस आर्टिकल को। एयरलाइन रिपोर्ट सीवियर जीपीएस स्पूफिंग ओवर दिल्ली फॉर 7 days। पिछले 7 दिनों में जो एविएशन सेक्टर है यानी एयरलाइंस है, ये सीवियर जीपीएस स्पूफिंग के वजह से प्रभावित हुआ है। इसके ऊपर आर्टिकल है। अभी इसमें कहा गया है कि जो भी एयरक्राफ्ट है वो दिल्ली से उसकी उड़ान हो रही है, जो भी फ्लाई हो रहे हैं उन्होंने यहाँ पे सीवियर जीपीएस स्पूफिंग को यहाँ पे प्रभावित हो चुके हैं और इसका एक्सपीरियंस किया है। अब जीपीएस स्पूफिंग हमने पहले ही डिस्कस किया है। ये फॉल्स जीपीएस सिग्नल होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम है वो मिसलीड होता है। अब स्पूफिंग की वजह से क्या होगा, एयरक्राफ्ट है उनको रॉन्ग एयरक्राफ्ट पोजीशन जाएगा, इनकरेक्ट टेरेन वार्निंग मिलेगी और फॉल्स अलर्ट होगा। कुछ पायलट्स है जिन्होंने रिपोर्ट भी किया है कि सडन टेरेन वार्निंग्स ड्यूरिंग लैंडिंग अप्रोच टू दिल्ली एयरपोर्ट। जब वो लैंड कर रहे थे उनके एयरक्राफ्ट को दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने ऐसे कुछ वार्निंग के सिग्नल उनको मिले थे। इसका वजह ही है था कि वो जीपीएस स्पूफिंग की वजह से हुए थे। दूसरी बात यह है कि सच ऑकरेंस वर रिपोर्टेड विद इन 60 नॉटिकल माइल्स रेडियस ऑफ दिल्ली। ये जो ऑकरेंस है यानी इसके जो जीपीएस स्पूफिंग की जो समस्या आ रही है, ये दिल्ली के 60 नॉटिकल माइल का जो रेडियस है उसी में आ रही है। और देखिए, दिल्ली भारत का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एयरपोर्ट है जिससे ना केवल डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से उड़ान भरती है और यहाँ पे उनका आगमन भी होता है। जो डीजीसीए है यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने भी ये भी अवेयर है और ये भी एग्जामाइन कर रहे हैं इस इंसिडेंट को। इसके वजह से स्पूफिंग की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो या डीजीसीओ है, इनके बीच में यहाँ पे मीटिंग्स हुई है। इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि जीपीएस स्पूफिंग की समस्याएं फिर से ना दोहराई जाए, इसके लिए मीटिंग हुई है। अभी ये केवल पहली बार हुआ है ऐसी बात नहीं है। जीपीएस स्पूफिंग की जो समस्याएं है या जो इसका एक्सपीरियंस है, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी इसका अनुभव किया गया है, लेकिन ये दिल्ली में ये पहली बार हो रहा है। इसके साथ पायलट्स जो है इनको भी एडवाइस किया गया है कि आप भी इससे सावधानी रहे और सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है और आईएटीए इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और जो बाकी ग्लोबल एविएशन बॉडीज है, इन्होंने भी वार्न किया है कि जीपीएस स्पूफिंग के जो इंसिडेंट्स है ये वर्ल्ड वाइड ही यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में इसकी समस्याएं अब आ रही है। अभी ये जीपीएस स्पूफिंग है, ये साइबर स्पेस के लिए एक बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट है जो एविएशन सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। अब देखिए, एविएशन सेफ्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के यूपीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए हैं। जैसे अहमदाबाद में कुछ महीने पहले एक एयरक्राफ्ट की दुर्घटना हुई थी और रिसेंटली जीपीएस स्पूफिंग जैसे कुछ खबरें आ रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में है और बहुत ज्यादा कंसर्न है हमारे देश में। 2021 और 24 के बीच में जो ग्लोबल सिग्नल लॉस इंसिडेंट हुए हैं वो 220% की इसमें वृद्धि हुई है। ये आईएटीए का डेटा हमको बताता है। देखिए, ऐसे जो डेटा रहते हैं ना, ये डेटा हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस डेटा को हम हमारे आंसर में कोड कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारे आंसर की क्वालिटी एनहांस होती है, वैल्यू एडिशन होता है और हमें अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएं होती है। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है
इन्होंने भी पार्लियामेंट में कहा था कि 465 स्पूफिंग इंसिडेंट्स ये अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये कहाँ रिपोर्ट हुए हैं? बॉर्डर रीजन, जो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। अब देखिए अमृतसर और जम्मू में भी 465 स्पूफिंग इंसिडेंट है, ये रिपोर्ट हुए थे कब? नवंबर 2023 से मार्च फरवरी 2024 तक। देखो ये सिस्टम का जो रिस्क है, ये रिस्क एविएशन थ्रेट को इस इसकी वजह से रिस्क बढ़ रहा है और ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय भी है। अब जीपीएस स्पूफिंग है, ये केवल बॉर्डर एरिया में नहीं है, लेकिन अब दिल्ली जैसे सिटी में अगर दिख रहा है तो ये सच में चिंता की बात है। और ये टॉपिक है, ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें पूछा जा सकता है कि जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है। यूपीएससी मेंस में तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो जीएस पेपर 3 है उसमें एविएशन के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, साइबर थ्रेट के बारे में बहुत कुछ टॉपिक्स है, जिसमें हमें ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आएंगे दूसरे टॉपिक के लिए। दूसरा टॉपिक जो है ये है रीच नेट जीरो एमिशन सूनर, एम फॉर नेट नेगेटिव, इंडिया टू डेवलप नेशन। अब नेट जीरो एमिशन क्या होता है? देखो नेट जीरो एमिशन का मतलब ये होता है कि जो भी ग्रीन हाउस गैस का हम यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे रीजन है उसमें, जैसे जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, व्हीकलर एमिशन हो गया, और बाकी जो एमिशन है उस एमिशन को हम जब एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ही मात्रा में, तो उस एमिशन और एब्जॉर्प्शन एक इक्वल लेवल पे आएगा, उसका मतलब है नेट जीरो। तो देखिए बहुत सारी डेवलप कंट्रीज है जिन्होंने नेट जीरो का टारगेट रखा है। ईयू हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने भी, भारत ने भी 2070 ये साल हमारा नेट जीरो का टारगेट है, इसके लिए इसके पहले ही घोषणा की थी। अभी हम देखते हैं आर्टिकल में क्या कहा गया है। देखो इंडिया ने जो अभी COP30 की लीडर समिट हुई थी बेलेम ब्राजील में। देखो COP की जो समिट रहती है ये हर साल होती है, ये क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी डिस्कशन होता है उसके लिए समिट होती है। ये हर साल यहाँ पे डिस्कशन होता है और क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाए इसके ऊपर डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, कुछ पॉलिसी आएगी क्या, इसके बारे में यहाँ पे पूरा देखा जाता है। भारत ने इसमें यह भी कहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन है ये इनफ नहीं है, और डेवलप नेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी प्रोपोर्शनली नहीं है जो होना चाहिए, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज जैसे जो इश्यूज है उसके ऊपर सॉल्यूशन निकल पाएंगे। भारत ने इस समिट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि भारत ब्राजील के जो इनिशिएटिव है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, इसको सपोर्ट कर रहा है और एज एन ऑब्जर्वर इसे ज्वाइन कर रहा है। अब देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इनिशिएटिव है ब्राजील के द्वारा लिया गया है और जिसको भारत ने सपोर्ट भी किया है और भारत एज ऑब्जर्वर यहाँ पे ज्वाइन भी कर रहा है। देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव होते हैं जो ग्लोबल समिट में या ग्लोबल लेवल पे लिए जाते हैं। भारत ने भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक भारत का इनिशिएटिव था, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ब्राजील ने भी ऐसा एक इनिशिएटिव लिया है। भारत के जो एम्बेसडर है उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो रिच कंट्रीज है इन्होंने भी प्रेडिक्टेबल, एडुकेट और प्रोपोर्शनेट सपोर्ट देना चाहिए डेवलपिंग नेशन को, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित भी है, और अगर ये सपोर्ट करेंगे तो क्लाइमेट चेंज की समस्या है उसका समाधान निकालने में या सोल्यूशन निकालने में इसकी मदद होगी। अब देखो जो ग्लोबल गोल है टू रीच नेट जीरो, ये 2050 है। डेवलप कंट्रीज है उनका कहना है कि 2040 के और 50 के बीच में ये
नेट जीरो एमिशन का टारगेट है, इसे अचीव करेंगे। चाइना का एम है 2060 का और भारत का एम है 2070 का। देखिए ये जो एम्स है, ये एम बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे आंसर राइटिंग में, चाहे हमारा जो आंसर राइटिंग हो सिविल सर्विसेज मेंस के लिए जो GS3 का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट के ऊपर, उसमें या हम ऐसे में भी कोड कर सकते हैं अगर हमें ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं जिसमें हम क्लाइमेट चेंज की ऊपर कुछ लिख सकते हैं, उसमें भी हम ये कोड कर सकते हैं। और देखो अभी तक किसी भी कंट्री ने नेट निगेटिव टारगेट के बारे में डिस्कस नहीं किया है और उनका कुछ एम डिक्लेयर नहीं किया है। अभी देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्ट्स मेंशन इन न्यूज। अब देखो इस न्यूज में कुछ फैक्ट्स है वो मेंशन किए गए थे। 2005 और 2020 के बीच में जो एमिशन इंटेंसिटी है इन भारत की जीडीपी से 36% कम हुई है। भारत की जो नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी है वो अभी 50% हो गई है टोटल हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है। अब देखिए इंस्टॉल कैपेसिटी में भारत में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि थर्मल पावर प्लांट जो कोल बेस होता है, बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है, सोलर होता है, विंड होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये अलग अलग ऐसे मीडियम है जिसके वजह से पावर जनरेट की जाती है। तो भारत में जो अभी पावर जनरेशन की इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 50% जो ये कंट्रीब्यूशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस से हो रहा है, जो क्लाइमेट फ्रेंडली है और जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो गया, इसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और एज पर FAO's ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020, India is third highest annual India has the third highest annual increase in the forest and tree cover। भारत ये विश्व में भारत का जो विश्व में तीसरा नंबर आता है कि जो एनुअल इंक्रीज है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इसमें भारत में अभी तक तकरीबन 200 गीगावाट जो पावर जनरेट होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल से कैपेसिटी से होती है और जो विश्व में तीसरे नंबर पर है। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी फॉरएवर फैसिलिटी। अभी हमने डिस्कस किया है कि ये साउथ अफ्रीका का ब्राजील का इनिशिएटिव है जिसको भारत ने सपोर्ट किया है। देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में भी यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पूछ सकते हैं या यूपीएससी मेंस में इसके बारे में पूछ सकते हैं, या अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि हम इस टॉपिक को हमारे आंसर में मेंशन कर सकते हैं उसमें भी हम लिख सकते हैं। देखो ब्राजील ने प्रपोज किया था, कब प्रपोज किया था? COP28 दुबई में 2023 में। इसका जो लॉन्च है इसको COP30 में बेलम ब्राजील में ही हुआ है। अभी देखो इसमें जो इसका फाइनेंशियल मॉडल है, अब देखो कोई भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी है और कोई भी ऐसे इनिशिएटिव होते हैं जिसमें फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिसके वजह से वो प्रोग्राम रन हो सके और उसका जो टारगेट है वो अचीव हो सके। अभी देखो इसको जो फंडिंग आने वाली है वो आने वाली है सोवरेन कैपिटल, यानी गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूट करेंगी, दूसरी है फिलांथ्रोपिक, तीसरी है प्राइवेट इन्वेस्टर। अभी इसका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज को यहाँ पे पे किया जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा, देखो जो भी कंट्री है जो इस इनिशिएटिव का पार्ट है उसको $4 पर हेक्टर पर साल में पर ईयर मिलेंगे पर फॉरेस्ट दे कीप स्टैंडिंग। अगर मान लो उन्होंने उनके जंगल की सुरक्षा की तो उनको उस कंट्रीज को $4 पर हेक्टर पर ईयर मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो कुछ कम हुआ तो उस हिसाब से फिर वो उसमें डिडक्शन भी होगा। अगर फॉरेस्ट यहाँ पे कुछ डिफॉरेस्टेशन हुआ तो डिडक्शन होगा। इसका आइडिया क्या है? ये आइडिया है कि इकोनॉमिक इंसेंटिव किया जाए कि इसके वजह से डिफॉरेस्टेशन की गति है उसे कम किया जाए और हमारा मेन एम ये है कि हम जीरो डिफॉरेस्टेशन के तरफ हमारा यहाँ पे अप्रोच रहे।
अभी इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा फॉरेस्ट कम्युनिटीज को। अभी इसमें कहा गया है कि जो भी कंट्रीज है जिनको फंडिंग आ रही है उनको मिनिमम 20% जो है वो इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज आईपीएलसी को देना होगा। क्योंकि आईपीएलसी देखो 50% वर्ल्ड फॉरेस्ट जो इंडेड फॉरेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी है, इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम भारत में भी देखेंगे तो भारत के बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट एरियाज है, वहां पे बहुत सारी कम्युनिटीज है, वो उसको बचाने के लिए वो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रयास करती है। देखो फॉरेस्ट को बचाने का सिर्फ गवर्नमेंट का ही यहाँ पे काम नहीं होता या उनका ही यहाँ पे रोल नहीं होता, इसमें हर एक पार्टी का रोल होता है, लेकिन जिसमें लोकल कम्युनिटीज और इंडिजिनस पीपल है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। रिसर्च में भी पाया गया है कि दे आर द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट संभालने के लिए सबसे बेहतरीन ऐसे लोकल कम्युनिटी और इंडिजिनस पीपल ही है, ऐसे रिसर्च में कहा गया है। अभी देखो इसमें बोला गया है कि इंडिजिनस रोल रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट। अभी देखो प्रेजेंट मॉडल में क्या है, पेमेंट मेनली थ्रू नेशनल गवर्नमेंट। रिक्वायर्ड चेंज क्या होना चाहिए? मोर डायरेक्ट फंडिंग टू कम्युनिटीज। अब इसमें कहा गया है कि भाई डायरेक्ट जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट को जाएगा, फिर बाद में गवर्नमेंट को अलोकेट करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट फंडिंग की कम्युनिटी को आएगी तो ये बहुत अच्छा होगा। और जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो को डिजाइन होना चाहिए, सिविल सोसाइटी हो गया या इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज है उनके माध्यम से। इसमें यह भी कहा गया है कि जो कम्युनिटीज है ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पार्ट होने चाहिए, सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए। अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पार्ट होंगी तो ये बॉटम अप अप्रोच रहेगा, जिसमें सिर्फ पॉलिसी ऊपर से नहीं आएगी, ऊपर से मतलब टॉप अप्रोच से नहीं आएगी, लेकिन इसमें जो पॉलिसीज है वो इंडिजिनस पीपल के माध्यम से आएंगी, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी सेक्टर में, एनवायरनमेंट वाले सेक्टर में या कोई भी क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए या क्लाइमेट चेंज कम होने के लिए, फॉरेस्ट सेक्टर को बचाने के लिए। अब इसमें कुछ शॉर्टकमिंग है। कंट्रीज जो है वो फ्री टू यूज फंड है एज दे चूज। वो कंट्रीज को यहाँ पे अपना अधिकार है कि फंड को कैसे यहाँ पे वो यूटिलाइज करेंगे। अब इसमें यह है कि कंट्री सच में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने के लिए फंड यूटिलाइज करेंगे या अन्य किसी प्रोग्राम के लिए करेगी, तो ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग है। इसका जो फंडिंग है वो केवल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए, ये इसमें प्रावधान ऐसा स्ट्रिक्ट प्रावधान होना चाहिए। अब इसमें ये भी कहा गया है कि स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल और सोशल सेफगार्ड होना चाहिए, एक्सक्लूजन होना चाहिए हार्मफुल इंडस्ट्रीज का और इन्वेस्टर का, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। अभी देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा जो डेटा है या जो कुछ ग्राफिक्स है वो देखते हैं। ये हाउ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी विल वर्क। देखो ये $125 बिलियन की एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ब्राजील ने लिया है, और इसका एम क्या है? इसका एम है कि डिफॉरेस्टेशन ये जीरो करना है। ठीक है, इसमें डोनर कंट्री की तरफ से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 25 बिलियन मिलेंगे और 100 बिलियन जो है वो प्राइवेट कैपिटल से इसकी पूलिंग होगी। दूसरी बात है कि इन्वेस्ट इन अ फिक्स इनकम पोर्टफोलियो टू अर्न रिटर्न्स अबव कैपिटल कॉस्ट। जो कैपिटल कॉस्ट से अबव यानी उसके लागत से भी ज्यादा रिटर्न मिलने के लिए फिक्स जो भी इनकम पोर्टफोलियो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसकी जो मॉनिटर होगी वो मॉनिटरिंग सैटेलाइट बेस होंगी टू कैलकुलेट कैनोपी कवर, डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन। अब सैटेलाइट की वजह से होगी तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेंगी, और इसकी वजह से हमें ये भी देखने को मिलेगा कि कौन से कंट्री ने कितना फॉरेस्टेशन किया है और कितना डिफॉरेस्टेशन कम किया है कि ज्यादा किया है, ये भी समझ में आएगा। और इसके हिसाब से ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। Tropical forest countries are paid per hectare of standing forest, discounted for deforestation and fire degradation. अभी देखो ये हमने पहले डिस्कस किया है कि $4 पर हेक्टर पर ईयर कंट्रीज को मिलेंगे अगर मान लो उन्होंने उनका फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व किया तो। Tropical forest countries are allocate at least 20% of payment to indigenous people and local communities. The rest to finance the forest conservation and सस्टेनेबल यूज, ये इसमें कहा गया है। तो देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर इनिशिएटिव जो है ब्राजील का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 3 आर्टिकल है हमने आज डिस्कस किए।
आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छे लगे होंगे और आपको ये आर्टिकल आपके यूपीएससी एग्जाम में वैल्यू एडिशन के लिए, आपका नॉलेज इन्हांस करने के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो इसी के साथ हम जो बचे हुए आर्टिकल है वो आने वाले लेक्चर सीरीज में ऐसे सुनेंगे, जिसकी वजह से आपको इसका फायदा होगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।